गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग का जो क्लास होने जा रहा है सेल टॉपिक है। सेल बायोलॉजी में आपका क्लास है। टॉपिक का नेम है सेल। इसका पहला आपका जो टॉपिक सेल का पहला अध्याय जो था मैं उसको समाप्त कर चुका हूँ। आज का जो टॉपिक है वह सेल का ही है, जो मैंने पहले भी कह चुका था कि ये सेल का पूरा अध्ययन करने के लिए इसको हम 3 भाग में बांट के अध्ययन करते हैं। तो पहला जो हमारा क्लास था उसका वीडियो भी मैं डाल दिया हूँ, और उसका आज दूसरा पार्ट जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं वह सेल मेम्ब्रेन से शुरू करेंगे। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि भाई सेल का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 3 भाग में बांटेंगे। तो पहला होगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का अध्ययन करेंगे। दूसरा होगा साइटोप्लाज्म, और तीसरा होगा न्यूक्लियस। तो मेरे प्यारे बंधु, ये आपका आज मैंने कहा था कि ये चैप्टर को सब समाप्त करने में 3 घंटे लगेगा। तो पहला घंटे में पहला मैं सेल मेम्ब्रेन को समाप्त कर चुका हूँ, जो वीडियो भी आपको डाला जा चुका है, आप देख ही सकते हैं उसको। दूसरा आज हमारा साइटोप्लाज्म का अध्ययन करेंगे। तो साइटोप्लाज्म है क्या? तो भाई सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच वाले स्थान को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। बीच वाला स्थान क्या है? ये बीच वाला, ये आपका देख लो 3 स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। ये बाहरी वाला स्ट्रक्चर, ये बीच वाला स्ट्रक्चर, और ये खाली जगह। तो जो खाली जगह है उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स जो होता है वो सेल ऑर्गेनेल्स कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के संरचनाएं आपको मिलेंगी। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ, स्मूथ और सेंट्रोसोम, जिसमें सेंट्रियोल भी पाया जाता है, लाइसोसोम। ये सभी संरचनाएं को हम लोग साइटोप्लाज्म के अंदर अध्ययन करते हैं, और इसकी सारी अध्ययन को हम जब कर लेंगे तो हमारा साइटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा। तो ये क्लास बहुत ही वैल्यूएबल है, और इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आपको आएगा। कम से कम 10 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मेरे दोस्त, इसमें अब हम लोग सेल साइटोप्लाज्म की चर्चा करेंगे। साइटोप्लाज्म जो है या साइटोप्लाज्म में एक प्रकार का फ्लूइड भरा रहता है जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। या विस्कस लसलसा पदार्थ होता है, और ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब आर पार थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है, और इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ में दोनों में अंतर क्या है? तो अकार्बनिक पहले देख लो। अकार्बनिक क्या है भाई? तो अकार्बनिक पदार्थ वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ। जैसे में आप क्या करोगे भाई? तो H2O ले लीजिए, उसके बाद HNO3 ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए। ये सभी क्या है भाई? तो अकार्बनिक है, जिसमें कार्बन नहीं है। दूसरी बात और क्या है? मिनरल्स, खनिज मिनरल्स। क्या है? खनिज लवण। ये क्या है भाई? तो इसमें भी आपका कार्बन नहीं है। तो कार्बन नहीं है, तो जिस पदार्थ में कार्बन नहीं रहता उसको हम लोग कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ। तो इसमें क्या है भाई? तो कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ का प्रोटोप्लाज्म बना होता है। दूसरी बात और क्या है? अब जानेंगे कार्बनिक पदार्थ। क्या जानेंगे भाई? तो कार्बनिक पदार्थ। ये कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? तो जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा उपस्थित रहता है उसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। जैसे मतलब कार्बनिक पदार्थ का और पहचानने का क्या तरीका है? अगर उसको जलाओगे तो धुआं आएगा, पानी को जलाओगे तो धुआं नहीं निकलेगा, वाष्प निकलेगा, है ना। तो जिसमें धुआं निकलता है वो कार्बनिक पदार्थ माना जाता है। अब कहो भाई अपने शरीर में कार्बनिक पदार्थ सर बताइए क्या क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये सभी कार्बनिक पदार्थ में है। ग्लूकोज है, तुम चीनी खाते हो, गुड़ खाते हो, ये सभी कार्बनिक पदार्थ में आता है। समझ में आ गया?
अब भाई ये तो कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में रहता है। दूसरी बात अब हम जानेंगे एक एक करके, क्या जानेंगे, इसका ऑर्गेनेल्स, इसको क्या जानेंगे भाई, ऑर्गेनेल्स, उसको का तो ऑर्गेनेल्स की चर्चा करेंगे। आज सभी ऑर्गेनेल्स के बारे में मैं पढ़ा दूंगा, तो आपका एक और क्लास चलेगा, वह होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की चर्चा करेंगे तो खत्म हो जाएगा। अब इसमें जो है, ये जो है साइटोप्लाज्म जो है मैं बता दिया कि साइटोप्लाज्म जो है यह खास करके ये जो देखते हो ना साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य की बहुत सबसे पारभासी है। ये क्या है, एक लिक्विड है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और ये प्रोटोप्लाज्म जिंदा होता है। इस जिंदा रहने के कारण हम सजीव हैं, और नहीं तो बेंच के समान रहते, डेस्क के समान रहते हम लोग भी। लेकिन हमारे शरीर में क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, जिसके कारण हम लोग जिंदा हैं। ठीक है, अब ये प्रोटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंतर्गत पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स क्या है, तो इंडोप्लाज्म, फर्स्ट आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में अंतर क्या है, रफ इसलिए कहा जाता है कि इसमें राइबोसोम है। क्या है, ये जो ये देख रहे हो ना, ये बूंदा बूंदा है, क्या है, ये बूंदा बूंदा जो है ये राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम। ये राइबोसोम जो होता है वह रुखड़ा होता है। क्या होता है, रुखड़ा होता है। और ये राइबोसोम रुखड़ा होने के कारण आप उसको टच करोगे तो आपको रुखड़ा लगेगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब, स्मूथ मतलब चिकना होता है। चिकना का मतलब हुआ कि बिल्कुल, हाँ, उसमें कोई राइबोसोम नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक है चिकना हो जाएगा। लेकिन अपने शरीर में, अपने सेल में इसका अलग अलग काम है। ठीक है, तो भाई हम लोग काम देखेंगे। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम है प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन को संश्लेषण करना, सिंथेसाइज करना। इट मीन्स आप दूध खाते हो, अंडा खाते हो, प्रोटीन का दाल खाते हो, तो आप जब खाते हो तो तुमको पचाने का कौन काम करता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम रहने के कारण ये आपको पचा देता है। ठीक है, चलिए, चूंकि इनके ये क्या रहता है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कैसा है भाई, तो ये नलीनुमा है। और क्या है भाई, तो ये नलीनुमा है और दोहरी आवरण का रहता है। देख रहे हो, नलीनुमा है। क्या है, नलीनुमा है। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, और ये बढ़ते 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 कहाँ चला जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन तक चला आता है। कहाँ चला आता है, सेल मेम्ब्रेन तक चला आता है, जिसके कारण ये कोशिका का एरिया को भी बढ़ाता है। क्या करता है, कोशिका के एरिया को भी बढ़ाता है। कोशिका द्रव्य में मुख्यतः यह प्रोटीन का संचार करता है, सिंथेसाइज करता है, या पचाने का भी काम करता है, और ये परिवहन का भी काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह भेजने का भी काम करता है। दूसरा है, अब हम लोग जानेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह जो है, यह खास करके कार्बोहाइड्रेट, वसा, तेल उल जो आप खाते हो, घी खाते हो, कार्बोहाइड्रेट में जो हमको मिलता है सेरिल्स, अनाज मिलता है। अनाज में ज्वार है, बाजरा है, मकई है, तुम क्या कहते हैं, चावल खाते हो, रोटी खाते हो, गेहूं खाते हो, ये सभी से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आलू खाते हो, ये सभी हमको शरीर में क्या देता है, तो कार्बोहाइड्रेट देता है। और ये कार्बोहाइड्रेट और वसा को कौन पचाता है भाई, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही पचाने का कार्य करता है। और क्या करता है, यह कोशिका झिल्ली को भी बनाने में मदद करता है। आपका अगर स्किन कहीं से कुछ गड़बड़ा जाता है, कट जाता है, तो वो उसको क्या करता है, रिपेयर करने का भी काम करता है। स्किन में क्या होता है, अब आपको घाव आ गया, घाव हो गया तो उसका कलर चेंज हो गया, तो ये कलरिंग का भी काम करता है। स्किन को पूर्ववत बनाने का काम करता है, जैसे पहले था वैसे बनाने का काम करता है। थोड़ा सा अगर इसमें किसी प्रकार का विटामिन वगैरह किसी के कारण से कमी हो जाने के कारण क्या हो जाता है, उजला उजला हो जाता है। किसी किसी के गाल, पूरा शरीर में क्या होता है,
वो धब्बा धब्बा दैवत हो जाता है, उजला उजला, जिसको तुम लोग चित्त कबरा कहता है। क्या कहते हो उसको? चित्त कबरा कहता है। मतलब वो कहीं कहीं उजला होगा, पूरे शरीर में हो जाता है। तो भाई ये बीमारी है। ये क्या है? ये बीमारी है। और बहुत लोग इसको अपभ्रंश भाषा में गांव देहात में कोढ़ कहता है, कोढ़िया हो गया। नहीं, तो भाई ये कोढ़िया नहीं है। वो क्या है? उसके शरीर में कुछ विटामिन के कमी के कारण उसका स्किन में ये दाग हो जाता है, और इसको दवाई के द्वारा ये ठीक भी हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो कहने का मतलब है जो हमारा झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन का रिपेयरिंग का भी ये काम करता है। दूसरी बात है, कोशिका द्रव में ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट करता है, सेल को झुकने नहीं देता है, टाइट रखता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है। ठीक है, और ये कोशिका विभाजन के समय में सेल प्लेट का निर्माण करने का भी काम करता है। एक कोशिका से जब दूसरा कोशिका बनने की जरूरत होता है, सेल डिवीजन जब होता है, तो उसमें ये कोशिका प्लेट बनाने का भी काम करता है। यह कोशिका वर्टिब्रल एनिमल्स की यकृत कोशिका में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वर्टिब्रल, हम लोग क्या है? वर्टिब्रल हैं हम लोग। हम लोग में क्या है? ये हड्डी है, ये वर्टिब्री हड्डी है। क्या है? ये वर्टिब्री हड्डी कहते हैं इसको। और जिसमें वर्टिब्री रहता है उसको वर्टिब्रल एनिमल कहा जाता है। वर्टिब्रल एनिमल में कौन कौन आ गया भाई? हम लोग आ गए, चूहा आ गया, और कौन आ गया? हाँ, आपका ये जिसमें ये पसली वाला हड्डी जो आता है वो सब आ गया। तो भाई इसमें जो है ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। ये क्या करता है? विष निवारण का काम भी करता है। कोई होता है पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा किया, जहर पे खा लो कि जहर पे खा लो, तो पॉइजन वाइजन जो होता है शरीर में, किसी प्रकार का पॉइजन आ गया तो उसको रिमूव करने का भी काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, मतलब जहर को निकालने का भी काम करता है। ठीक है, केंद्रक में कोशिका द्रव्य अनुवांशिक पदार्थों को ये जाने का रास्ता बनाता है। मतलब डीएनए, जेनेटिक्स मटेरियल्स में क्या होता है? डीएनए, मतलब माता पिता का गुण जो है वो डॉटर सेल्स में ले जाने का भी ये साधन है। होता है क्या कि माता पिता जब कॉपलेट होते हैं, नहीं हैचिनेशन करते हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? एक बेबी आता है। तो बेबी में जो गुण आता है तो उसका माता पिता को का ही गुण रहता है। तो इसको क्या करता है? ये उसमें मदद करता है। ठीक है, यह कोशिका का सतही क्षेत्र को भी बढ़ाता है। ये चूंकि यहाँ से शुरू हो गया, बढ़ते 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 ये पूरे में फैलेगा तो क्या होगा? वो उसका एरिया को क्या करता है? बढ़ाने का भी काम करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं बता दिया कि ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। दैट्स ऑल। चलिए, अब हम लोग जानेंगे राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है, ये राइबोसोम ये बिंदा बुंदा टाइप का लगेगा, कहीं कहीं 2 रहेगा, 4 रहेगा, कहीं 5 रहेगा, गुच्छा में रहता है। तो उसको गुच्छा में जब जहां पर रहेगा तो उसको पॉलीराइबोसोम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम कहते हैं। और जहां पर सिंगल रहेगा, कहीं कहीं इसका एक रहेगा, तो उसको कहते हैं राइबोसोम। ठीक है, और इसका मुख्य काम है प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ठीक है, अब आ जाइए, ये आपका हो गया, पहला हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया। दूसरा हम चलेंगे भाई, तो आपका है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो है ये भी बहुत ही वैल्यूएबल ऑर्गेनेल्स है हमारे सेल्स का। तो गोल्गी बॉडी क्या है भाई? तो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने इसको सर्वप्रथम सेल के अंदर देखा और इसने कहा कि ये जो गोल्गी बॉडी है, यह जो है यह सर्वप्रथम 1898 ईस्वी में कैमेलियो गोल्गी, इसका पूरा नाम था। क्या था? कैमेलियो गोल्गी। और कहा भाई चलो गोल्गी बॉडी का मैं आविष्कार किया तो मेरे नाम पर रहेगा गोल्गी बॉडी, तो इसीलिए उसके नाम पर गोल्गी बॉडी हो गया। ठीक है, यह जो है मुड़ा हुआ रड शेपेड है। ऐसा मुड़ा हुआ इस टाइप का रड के समान है। क्या है? रड के समान है। और इसमें एक प्रकार का वेसिकल भी पाया जाता है और गुच्छा के समान रहता है। रड का गुच्छा जो होता है ना,
मुड़ा हुआ रड जो है उसी के समान ये खास करके पाया जाता है, गुच्छा के समान पाया जाता है। यह खास करके जो है पादप कोशिका में यह मुड़ा हुआ छड़ के समान लगता है। इसी को देखोगे पादप कोशिका में और एनिमल कोशिका में रहता है तो ये छड़ नुमा रहता है एनिमल कोशिका में, और प्लांट कोशिका में जाओगे तो वो मुड़ा हुआ रड के समान दिखाई पड़ता है। और क्या भाई, तो गोल्गी बॉडी कुछ यूकेरियोटिक कोशिका जैसे स्तनधारी, यह अब देखो भाई यहाँ पर एक यूकेरियोटिक आ गया, तो यूकेरियोटिक इज दैट टाइप ऑफ एनिमल हुज बॉडी इज मोर देन मेड अप बाय मोर देन 2 सेल्स नोन एज यूकेरियोटिक। कहने का मतलब है कि वैसा जंतु जिसका शरीर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसको हम लोग यूकेरियोटिक कहते हैं। तो यूकेरियोटिक जैसे हम लोग क्या है, यूकेरियोटिक हैं, हम लोग क्या है, यूकेरियोटिक हैं। कुछ कुछ प्रोकैरियोटिक भी होता है। प्रोकैरियोटिक भाई कौन है, तो वायरस है, अमीबा है, और क्या है, नहीं अमीबा भी है, हाँ, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, तो ये सभी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर है भाई, तो यूकैरियोटिक का जो सेल होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, याद रखिएगा इस बात को। इसीलिए प्रोकैरियोटिक का जो जंतु होता है वो मृत में भी आता है और सजीव में भी आता है। जब हमारे शरीर में प्रोकैरियोटिक एनिमल्स प्रवेश कर जाता है तो वो जिंदा हो जाता है, और वह उसकी जो संख्या बढ़ता है वह 2, 4, 16 के बाद 16 या 2, 56 ऐसे करके बढ़ता है, जिसके कारण वो जो बीमारी होता है वो बहुत जल्दी जो है वो जिसमें चला जाता है, जिस हॉस्ट में चला जाता है वो जल्दी उसको जय सीताराम कर देता है, समझ गया। तो भाई ये बहुत ही घातक होता है, तो इसकी संख्या जो है गुना में बढ़ता है। जैसे कोई HIV पॉजिटिव साबित हो गया, तो HIV जो होता है ये एक वायरस है और ये मृत होता है, जिसमें अगर चला गया तो कहता है कोई दवाई नहीं है, इसका जाना निश्चित है। क्या है, जाना निश्चित है, उसका टिकट कटना निश्चित है। तो भाई यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आपको समझ में आ गया, ठीक है। कुछ तो खास करके जो यूकैरियोटिक जंतु होते हैं उसके RBC में ये जो होता है ना, ये उसके RBC में ये RBC में नहीं पाया जाता है। हाँ, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, जो हमारा खून क्या है, हमारे खून एगो रेड ब्लड का जो लाल रंग का जो खून होता है, इसमें ये गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, गोल्गी बॉडी नहीं पाया जाता है। गोल्गी काय में एक प्रकार का सिस्टर्नी पाया जाता है। देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये सिस्टर्नी है, एक प्रकार का वेसल्स पाया जाता है, थैलीनुमा संरचना रहता है। तो उसमें क्या रहता है वो, और नलिका रूप में रहता है, क्या रहता है, नलिका के रूप में रहता है। तो भाई ये जो है ना, ये फूड पैकेजिंग का भी काम करता है और ट्रांसपोर्टिंग का भी। पहले इसका काम का पता नहीं था, अभी हाल फिलहाल में रिसर्च जब हुआ तो भाई अपने शरीर में कहा कि गोल्गी बॉडी का क्या काम है। तो पहले लोग नहीं जानता था कि क्या काम है, क्योंकि आविष्कार उस टाइप से नहीं हुआ था, लेकिन अब के वैज्ञानिकों ने उसको साबित कर दिया कि ये फूड पैकेजिंग का भी काम करता है। जैसे तुम दुकान पर जाते हो, कहते हो रसगुल्ला दो भाई, तो रसगुल्ला किस में देता है, वो एक प्रकार का थैली बना करके रबड़ उबड़ लगा करके पैक करके देता है। तो ये क्या करता है, फूड मटेरियल को पैक करने का काम करता है। वो खाना को क्या करता है, पैक करने का काम करता है, और एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का भी काम करता है। जिस सेल को जरूरत रहेगा जिस चीज का, उसको फूड पैकेजिंग करके चलो भाई सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये फूड पैकेजिंग का भी काम करता है। दूसरा और क्या काम है भाई, ये दूसरा और क्या काम करता है, प्रोटीन और वसायुक्त पदार्थों का सांद्रण भी करता है। ये कुछ ऐसा भी काम करता है, प्रोटीन का भी और आपका ये वसा का भी, ये क्या करता है, सांद्रण का भी काम करता है। और ये जो है पचा करके वो क्या करता है, स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद उसको सप्लाई करने का काम करता है। दूसरा बात और क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा संश्लेषित पदार्थ का संचयन रूपांतरण भी कर देता है। जैसे तुम चीनी को खाया तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने का भी काम करता है।
समझ में आ गया। तो कॉम्प्लेक्स से क्या करेगा, सिंपल बनाने का भी काम करता है और फूड पैक को करता है, फूड पैकेजिंग का काम करता है। और यह क्या करता है, बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजने का भी काम करता है। बाहर वाले सेल्स को भी देता है और अंदर वाले सेल्स को भी क्या करता है, भेजने का काम करता है। यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है। यह कोशिका क्या कहा है, श्रवण अंग है। यह लाइसोसोम पेरिक्सोसोम के निर्माण में भी मदद करता है। यह पेरिक्सोसोम और लाइसोसोम इसको बनाने का भी काम करता है। लाइसोसोम क्या है भाई, तो लाइसोसोम एक प्रकार का उसमें एंजाइम रहता है जो विष रहता है उसमें, और जो जिस कोशिका को मारने का काम वो करता है। तो जिस कोशिका को उसको मारना रहता है तो वहां पर क्या करता है, लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है और वो विष निकाल देता है और वहां का सेल को गला देता है। और गल गया तो वो क्या हो गया, वहां पर गल गया तो सीट खाली हो गया। सीट खाली हो गया तो वहां पर नया कोशिका आ गया, तो फिर क्या होता है, वो जख्म भर जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, लाइसोसोम में एक प्रकार का विष भरा रहता है और वो विष हमारे शरीर में किसी कोशिका, अगर डैमेज कोशिका हो गया तो उसको डैमेज करना रहता है वो, तो वह उसको डैमेज कर करके निकाल देने का काम करता है। और इसीलिए इसको कहता है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसीलिए उसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है कि अपने आप को मार लेना, दूसरे को भी मार देना। हम तो जेबे करेंगे सनम, तुमको भी ले जाएंगे, नहीं है कि नहीं। तो चलो भाई, वो अपने गया और साथ साथ दूसरे को भी ले गया। नहीं, आत्मघाती बम जो जिसको चलाता है ना भाई, हाँ हम जाएंगे तो तुमको भी ले जाएंगे। तो वो क्या करता, अपने गया और साथ साथ उसमें कुछ परिस्थिति में इनमें सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर में बनाने का काम करता है। कुछ ऐसा शक्कर होता है, कैसा आप चीनी खा जाते हो तो वो क्या है, सामान्य से जटिल बना देता है, जैसे ग्लूकोज। हाँ, तो सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर को भी बदलने का भी ये काम करता है। चलिए भाई, उसके बाद आ जा, लाइसोसोम के बारे में बता दिया। उसके बाद लाइसोसोम को मैंने कहा गया कि आत्महत्या की थैली रहता है। इसमें एक प्रकार का एंजाइम भरा रहता है जो विष टाइप का रहता है, और विष क्या करता है, वो सेल्स को गला देने का काम करता है और उसको क्या करता है, निकालने का काम करता है। तो लाइसोसोम को इसीलिए आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, अब आइए कोशिका में अब इसका लाइसोसोम का कुछ और काम मैं बता देता हूं। कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े बड़े कण, अगर किसी कारणवश हम बड़ा कोई चीज निगल जाते हैं तो वो क्या करता है, वो उसको पचाने का भी काम करता है, क्योंकि उसमें विष रहता है। नहीं तो वो क्या करता है, उस कण को पदार्थों को पचाने का काम करता है। अंतःकोशिकीय पदार्थ तथा अंगकों को टूटे फूटे भागों को पाचित कर देता है। कहीं कहीं टूट फूट हो जाता है, हमारा जख्म तखम हो जाता है, तो उसको क्या करता है, उसको पाचित करके फ्रेश कर देता है और वहां पर क्या होता है, नया सेल्स बन जाता है। जीवाणु तथा वायरस से रक्षा करता है, क्योंकि हम अगर हमारे शरीर में अगर कोई जीवाणु प्रवेश कर गया, बैक्टीरिया प्रवेश कर गया, वायरस प्रवेश कर गया, तो उससे क्या करता है, यह रक्षा करता है। ठीक है, ये क्या करता है, उसको मारने का काम करता है। ठीक है, जिस कोशिका में यह रहता है और उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट कर देता है। अगर जरूरत पड़ गया कि नहीं इसको नष्ट करो, तो क्या करता है, उसको अपने थैली को फाड़ लिया और उसको साफ कर दिया। ठीक है, चलिए अब आ जाइए भाई, अंतःस्रावी ग्रंथियां। कुछ ऐसे वेसल्स होते हैं कोशिका द्रव में, कुछ कई प्रकार के धानियां पाई जाती है। इसमें क्या होता है, वेसल्स पाया जाता है जिसमें पर ऑक्सीडेज और कैटलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। हमारे WBC जीवाणु और इनमें से उत्पन्न एंटीजन नामक विषाक्त युक्त पदार्थ रहता है। इसमें जो विष रहता है उसका नाम क्या है भाई, तो उसका नाम है पर ऑक्सीडेज और कैटलेज नामक एंजाइम है, जो क्या है, विष है। उस एंजाइम का क्या नाम है, कैटलेज, और क्या नाम है, उस कैटलेज नाम है और पर ऑक्सीडेज नाम है। तो ये एक प्रकार का क्या है, वो विष है। और ये विषाक्त पदार्थ का भक्षण भी करता है। ये विषाक्त पदार्थ का क्या करता है, भक्षण भी करता है। इनसे उत्पन्न एंटीजन नामक विषाक्त पदार्थ का भक्षण करते हैं। इन्हीं एंजाइमों की मदद से उन्हें नष्ट करते हैं। यह पदार्थ पादप कोशिका में भी पाया जाता है। यह क्या होता है, अपने
एनिमल सेल्स के अलावा क्या होता है, ये पादप कोशिका में भी पाई जाती है, जिन्हें कोशिका द्रव को सूक्ष्म घूर्णन के बाद प्राप्त किया जा सकता है। ग्लाइऑक्सीसोम पौधों के बीजों में संचित वसा एवं शर्करा के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। ये वसा को ग्लूकोज में रूपांतरित भी करता है, ये वसा को मीठा बनाता है। ठीक है, तो भाई ये आपका हो गया आपका लाइसोसोम। अब आ जाइए अब आ जाएंगे हम लोग, क्या जाएंगे भाई, तो वैक्यूल्स जो होता है क्या है, यह कोशिका के चारों तरफ कुछ कुछ रसधानियां छोटा छोटा फैला रहता है। तो प्लांट में ये बहुत बड़ा रहता है, लेकिन एनिमल सेल्स में क्या रहता है, यह छोटा छोटा रहता है, किसी किसी में आपका नहीं भी मिलेगा। तो ये जो होता है, ये 90% जो है पूरे कोशिका का क्या होता है, 90% जो है उसमें रिक्तिकाएं रहती है, वेसल्स रहता है। ठीक है, ये वैक्यूल्स जो होता है पूरे प्लांट में ये छोटा छोटा रहता है, सॉरी एनिमल में क्या रहता है, वो छोटा छोटा रहता है, लेकिन यही पौधे में क्या रहता है, उसकी रिक्तिकाएं 90% तक रिक्तिकाएं बड़ा रहता है, 90% एरिया वो कवर किए हुए रहता है। ठीक है, अब ये कोशिका ये जो खास करके होता है, यह जंतु कोशिका में यह जल संतुलन बनाए रखता है। हम जो पानी पीते हैं, पानी कम होता है तो हमको क्या करता है, ये पानी को बैलेंस करता है, हमारे शरीर को क्या करता है, बैलेंस करता है। दूसरा, कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव में अलग रखता है। ये हमारा प्रोटोप्लाज्म में क्या रहता है, पानी रहता है, तो ये हमारे शरीर में क्या करता है, कोशिका रस में मौजूद कोशिका जो रस होता है ना, प्रोटोप्लाज्म होता है, उसका रस क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, तो उसमें विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव से अलग करने में भी ये मदद करता है। कौन भाई, तो वैक्यूल्स। दूसरा है, कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां पाई जाती है, जैसे अमीबा है, तो उसमें विशेष प्रकार का वैक्यूल्स पाया जाता है, जो क्या करता है, कुछ आपका फीकल मैटर को क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है ये वैक्यूल्स। ठीक है, पादप कोशिकाओं में यह टर्जिटी कठोरता लाता है, ये क्या करता है, कठोरता लाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेंट्रोसोम। क्या आता है, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम एक बेलन जैसा रचना है, सेंट्रियोल जिसको कहते हैं ना यहाँ पर, तो ये बेलन जैसा, जैसे रोटी वोटी तुम लोग बेलती है तो वो बेलन जैसा रहता है। कैसा रहता है, बेलन जैसा रहता है। तो ये रचना जो होता है, ये बेलना के आकार का रहता है। यह जंतु कोशिका के केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है, इसमें एक या दो रहता है, एक खड़ा रहता है और एक पड़ा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल। इसके चारों ओर धागे के तरह रश्मियां एस्ट्रल रहता है। ये क्या रहता है, एस्ट्रल, मतलब ये रश्मियां रहता है, जिसको कहते हैं एक दूसरे से क्या रहता है, इस टाइप से मिला रहता है, और ये सेल डिवीजन में हमको मदद करता है। तो इसका काम क्या है भाई, तो काम है ये तारक काय जंतु कोशिका विभाजन में ये क्या करता है, ये मदद करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, ये सेल डिवीजन के टाइम में ये मदद करता है। दूसरा क्या करता है, कोशिका में फ्लैजिला और सिलिया के बनने में भी ये मदद करता है। फ्लैजिला और सिलिया का क्या काम है अपने शरीर में, तो कोशिका का मूवमेंट में भी ये मदद करता है, सिलिया का निर्माण करने में मदद करता है, फ्लैजिला का निर्माण करने में मदद करता है। तो भाई ये इसका आपका काम हो गया, सेंट्रोसोम का काम हो गया। लास्ट आपका आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, यह प्रायः यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह पाया जाता है, खास करके यूकैरियोटिक में बता दिया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जो एनिमल होते हैं या जंतु होते हैं, उसमें ये पाया जाता है। यह जो होता है, ये दोहरी आवरण का बना रहता है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का बना होता है। इसमें एक प्रकार का बीच वाला भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें जो ये आपका नुकीला टाइप को जो लग रहा है, उसको क्रिस्टिया कहते हैं। इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। क्यों पावर हाउस कहा जाता है, तो जिस प्रकार आपके घर में बैटरी को चार्ज करते हो और वो उससे आप एनर्जी लेते हो, उसी प्रकार ये खास करके क्रेब साइकिल्स में इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन का कार्य करता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है,
एनर्जी बनता है और ये एनर्जी क्या होता है, स्टोर करता है। कहां कर स्टोर करता है, तो क्रिस्टिया में क्या होता है, ये एनर्जी स्टोर हो जाता है। और आपातकालीन स्थिति में जब भूखे आदमी रहता है, वैसे स्थिति में ये एनर्जी सप्लाई कर देता है। क्या करता है, ये सप्लाई कर देता है। इसीलिए इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, इसको पावर हाउस भी कहते हैं। अब इसका काम क्या है भाई, तो काम मैं आपको बता देता हूं। इनमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त करता है। ये चूंकि क्या करता है, ये ऊर्जा मुक्त करता है और ऊर्जा स्टोर करता है। और आपातकालीन स्थिति में जब आप कहीं खाने पीने का कुछ जगह नहीं है, तो थोड़ा देर के लिए क्या करता है, अपने अंदर जो स्टोर रखता है एनर्जी को, वो आपको सप्लाई कर देता है। दूसरा क्या करता है, यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहता है। इसमें जो रहता है ऊर्जा, वह एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में यह ऊर्जा संचित रखता है। और इसके अंतर्गत 38 ऊर्जा रहता है। कितना रहता है, एटीपी के रूप में 38 ऊर्जा इसमें पाया जाता है। और ये संचित ऊर्जा को आपातकालीन स्थिति में ये सप्लाई कर देता है कोशिका को। क्रिस्टिया से अंदर किसी झिल्ली की सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। ये जो क्रिस्टिया है, ये इसके क्षेत्र को भी बढ़ाता है। और जब क्षेत्र छोटा बैट्रिक और बड़ा बैट्रिक होता है, तो छोटा बैट्रिक में कम एनर्जी होगा, बड़ा बैट्रिक में ज्यादा एनर्जी जमा होगा, है ना। एगो बैटरा ले लो, एगो बैटरी ले लो, तो दोनों में अंतर है ना, उसमें ज्यादा पावर होगा और इसमें। तो उसी प्रकार ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, वो क्रिस्टिया क्या करता है, इसको एरिया को बढ़ाता है और एनर्जी को स्टोर करने का क्या करता है। हाँ, अब आता है, देखो भाई, अब आता है प्लास्टिड्स। इसके बाद वाला जो है वह प्लास्टिड्स है। ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। कैसा होता है भाई, तो गोलाकार या अंडाकार की दिखाई पड़ेगा आपको। या दो इसकी, ये दो झिल्लियों का बना होता है। कैसा होता है, दो झिल्लियों का बना होता है। इनके अंतर्गत मैट्रिक्स में अलग अलग प्रकार के रंग अलग अलग प्रकार के रंग के कण इनके अंतर्गत पाया जाता है, जिसके कारण प्लांट का जो होता है वो रंग विभिन्न प्रकार के आपको दिखाई पड़ेगा। एक वैज्ञानिक आया 1885 ईस्वी में, जिनका नाम था सिम्पर। तो इन्होंने कहा कि इसके जो लवक होता है ना, लवक में विभिन्न प्रकार के पिगमेंट पाया जाता है, जो विभिन्न रंगों का रहता है, जिसके कारण हमको हमारा जो फूल आप देखते हो, कोई पीला रहता है, कोई पीला रहता है, कोई लाल रहता है, कोई कुछ रहता है। तो किसके कारण होता है, तो इसी के कारण होता है, क्योंकि इसमें एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, तो उसी पिगमेंट का प्रभाव है। दूसरा इसमें दूसरा क्या है, लवक जो होता है, ये खास करके कहाँ पाया जाएगा, तो पौधे में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, पौधे में। और ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो भाई इसमें जो है, जो उजला रंग का रहता है, श्वेत लवक जो होता है, इसमें जो जिस रंग का पिगमेंट पाया जाएगा, तो उसको उस रंग के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ये एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिड्स है। क्या है, प्लास्टिड्स है। इसका रंग उजला होता है। किसका रंग होता है, ये उजला होता है, रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता, तो उजला हो जाएगा। ठीक है, जो भोज्य पदार्थों को जमा करता है, ये इसका क्या काम है, भोज्य पदार्थ को जमा करता है। प्रोटीन जमा करने वाले लवकों को एल्यूरोप्लास्ट कहा जाता है। जो प्रोटीन को जमा करता है उसको क्या कहते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। और स्टार्च को भी ये जमा करता है, करने वाला लवकों को स्टार्च जो जमा करता है, जो प्रोटीन को जमा करता है, उसको हम लोग कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। और जो वसा को जमा करता है उसको कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। उसको क्या कहते हैं, एमाइलोप्लास्ट। करने वाले लवकों को इलियोप्लास्ट भी। और वसा को जो जमा करने वाला पदार्थ को इलियोप्लास्ट कहा जाता है। एमाइलोप्लास्ट किसको कहते हैं, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। तो भाई तीन तरह का क्लोरोप्लास्ट हो गया, लिपिड्स हो गया। तो कौन कौन, तो प्रोटीन का जो स्टोर करता है, प्रोटीन को जो स्टोर करता है उसको क्या कहते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। क्या कहते हैं ये, हाँ, एल्यूरोप्लास्ट।
जो कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है उसको क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट। उसको क्या कहते हैं? एमाइलोप्लास्ट। और जो वसा को जमा करता है उसको कहते हैं इलियोप्लास्ट। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसे होते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये तो हो गया भाई श्वेत वाला, जिसमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहे? ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा आता है जिसमें रंग पाया जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। ये खास करके हरे रंग को छोड़ करके, हरा रंग को छोड़ करके अन्य रंगों से युक्त लवकों को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। इसमें हरा रंग को छोड़ देना है और बाकी जो रंग आएगा वो सभी वाला को कहा जाएगा क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। इसमें पीला रंग आएगा, लाल रंग आएगा, नीले रंग आएगा, इत्यादि रंगों के कण हो सकते हैं। ये फूलों की पंखुड़ियों और कभी कभी रंगीन पत्तों में भी ये पाया जाता है। आप क्रोटन का पौधा ले लो, उसमें देखोगे पीला पीला धब्बा रहता है, कहीं कहीं काला काला धब्बा रहता है। तो ये क्या है भाई? तो ये जो आपका एक प्रकार का क्या है? ये प्रकार का प्लास्टिड्स है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब आइए तीसरा क्या है भाई? तो हरित लवक, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये हरा वाला भाग है। क्या है? हरा। इसमें जो पिगमेंट है वो हरे रंग का है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और ये खास करके पौधे के जो हरे हरे भाग हैं उसमें ये पाया जाता है, खास करके पत्ता हो गया और कोमल तना में ये पाया जाता है, छिलके, शैवाल और काई में भी पाया जाता है। देखते हो तुम अपना चापाकल ऊपर के पास काई लग जाता है तो उसका कैसा रंग रहता है? हरा रहता है। तो ठीक है, तो ये कहते हैं इसको हरित लवक। ठीक है, ये होता है हरित लवक। चलिए, तो ये तो आपका हो गया। अब आपका ये जो है हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में करीब करीब हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा जो पार्ट हमारा है वह है न्यूक्लियस। तो लास्ट आपका जो 1 घंटे और बच गया वो हम न्यूक्लियस पढ़ा करके ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसी शब्दों के साथ आज का क्लास हम लोग जो साइटोप्लाज्म पढ़े, तो जो लोग भी हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं, कृपया कर जो भी हमारा वीडियो आपको देखने के बाद अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल राय एजुकेशन को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।